कहिए कि डबल इंजन की सरकार है और इमाम को ट्रिपल इंजन की सरकार मिलने वाली ट्रिपल है। इंजन। जिनकी बात आप कर रहे हैं उनका तो चेहरा भी लोग बस चुनाव में देखते हैं। अभी तो एक आए हैं, कहाँ से आए हैं राम जाने, क्या कर देंगे कि उनको 4 कैंडिडेट उन्होंने 2 साल में तलाशा, गांधी का नाम लेकर और यात्रा का और क्या क्या। गांधी ने जब यात्रा की तो देश को आज़ादी दिला दी, और ये जब यात्रा पर निकले तो इनको बिहार से कोई एक ग्रेजुएट कैंडिडेट नहीं मिला। ये कहते हैं कि बिहार को बदल देंगे, उसमें तमाम जो प्रत्याशी लाए हैं तो कैसे कैसे आरोप हैं, अपहरण के आरोप हैं, चेक बाउंसिंग का फ्रॉड का आरोप है, दंगा फसाद फैलाने का आरोप है, 307 की धारा लगा हुआ है। तो ऐसे तमाम लोगों को लेकर के वो बिहार को बदलने की बात करते हैं और बिहार को संवारने की बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। देखिए, तमाम जो प्रत्याशी हैं वो मैदान में हैं। हमारे साथ हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण है। देखिए, इमामगंज में संतोष कुमार सुमन की पत्नी जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी चुनावी मैदान में है, क्षेत्र में घूम रहे हैं। क्या माहौल है? आप भी तो देख ही रहे होंगे, आप भी दिन भर आज घूमे हैं कि क्षेत्र में किस तरह के लोगों के अंदर भावना है, उसका प्रकटीकरण तो आपके पास भी लोगों ने किया ही होगा। कहीं कोई लोगों के मन में संशय नहीं है, और जिस तरह से इस क्षेत्र में अमन चैन शांति की स्थापना हुई है, खास करके पिछले 1 दशक में, वो लोगों की जहन में है और वोट उसी के आधार पर पड़ रहा है। विकास का पहिया जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार है और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार में सरकार चल रही है, तो ये जो कहिए कि डबल इंजन की सरकार है और इमाम को ट्रिपल इंजन की सरकार मिलने वाली है। ट्रिपल इंजन? बिल्कुल। केंद्र सरकार, राज्य सरकार की तो जो भूमिका है, दीपा जी जब विधायक बनेंगी तो उसमें वो जीतन राम मांझी जी का जो मंत्रालय है, एमएसएमई मंत्रालय, तो हम लोग समझते हैं कि वो एक जो रोजगार सृजन का सबसे बड़ा मंत्रालय है भारत में, तो उस ओर भी निगाहें हैं। और लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा भी यहाँ रोजगार सृजन का कुछ ना कुछ बड़ा उपाय होगा, चाहे टेक्नोलॉजी सेंटर के माध्यम से हो या फिर किसी क्लस्टर के माध्यम से हो। लोगों को छोटे छोटे रोजगार से कैसे जोड़ करके हम आगे बढ़ सकते हैं, इन तमाम चीज़ों की लोगों के अंदर इस बात की संभावना दिख रही है। तो वोटिंग उसी के आधार पे होगा। नहीं, वोटिंग आप उस आधार पर कर रहे हैं, पर मुकाबला तो त्रिकोणीय हो गया, एनडीए, महागठबंधन और जनसुरा। देखिए, आप तो त्रिकोणीय कहते हैं, हम तो कहते हैं 9 कैंडिडेट हैं। हाँ। तो 9 कैंडिडेट का मुकाबला हमसे है। हाँ। क्योंकि जितना हमको है तो जितने हारने वाले हैं उनका मुकाबला तो हमसे रहेगा। तो आप इसको त्रिकोणीय कहिए या नौकोणीय कहिए, उसका कोई मसला नहीं। जिनकी बात आप कर रहे हैं उनका तो चेहरा भी लोग बस चुनाव में देखते हैं। अभी तो एक आए हैं, कहाँ से आए हैं राम जाने, क्या कर देंगे कि उनको 4 कैंडिडेट उन्होंने 2 साल में तलाशा, गांधी का नाम लेकर और यात्रा का और क्या क्या। गांधी ने जब यात्रा की तो देश को आज़ादी दिला दी, और ये जब यात्रा पर निकले तो इनको बिहार से कोई एक ग्रेजुएट कैंडिडेट नहीं मिला। कोई 10वां पास, कोई तेज प्रताप पास। तो ये आप लोग भी समझते हैं, तेज प्रताप पास मतलब हुआ 12वीं पास, तेजस्वी प्रसाद मतलब हुआ 9वीं पास। तो ये उससे आगे नहीं बढ़ पाए। कितनी बड़ी विडंबना है कि इस बिहार से उनको एक शिक्षित उम्मीदवार नहीं मिला। कोई दूसरी बात ये कहते हैं कि बिहार को बदल देंगे, उसमें तमाम जो प्रत्याशी लाए हैं तो कैसे कैसे आरोप हैं, अपहरण के आरोप हैं, चेक बाउंसिंग का फ्रॉड का आरोप है, दंगा फसाद फैलाने का आरोप है, 307 की धारा लगा हुआ है। तो ऐसे तमाम लोगों को लेकर के वो बिहार को बदलने की बात करते हैं और बिहार को संवारने की बात करते हैं। पहले तो दारू पिला रहे थे, शराब पिला रहे थे कि शराब सबको पिला के हम पढ़ा देंगे। अब जो ऐसे ऐसे कैंडिडेट को लेकर आए तो उनकी बात तो हम करते नहीं, जनता खुद जवाब दे रही है। प्रशांत किशोर भी तो है मैदान में, उन्हीं की तो बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को बिहार से कोई मतलब है? जब सदन चलता है तो वो विदेश में होते हैं। जब बिहार में बाढ़ की समस्या होती है तो जापान, तेहरान, ईरान कहाँ रहते हैं किसी को नहीं पता। लालू प्रसाद जी को भी नहीं पता होगा क्योंकि किस यात्रा पर गए थे। आपको शायद पता हो तो आप बताइए, किस यात्रा पर गए? उनके परिवार को भी नहीं पता, उनकी पार्टी को भी नहीं पता, सरकार को भी नहीं पता और किसी मीडिया को भी नहीं पता। तो ऐसे गुप्त यात्रा करने वालों को तो पब्लिक कितना नोटिस करेगी? आपको पता है, यात्रा निकालते हैं, एक दिन में यात्रा बंद। अभी कभी झारखंड, कभी कहीं। तो बिहार से उनको दरअसल कोई मसला उनके अंदर है नहीं, उनको कोई मतलब है नहीं।
ये जनता समझ चुकी है। और तेजस्वी प्रसाद यादव जी से जरा कभी बात हो, आपकी तो बात भी होती है, आप लोग पत्रकार हैं, पूछिएगा कि भाई इमामगंज के 5 नेताओं का नाम हमको बता दीजिए, 5 यूथ का नाम बता दीजिए, 5 MY नेताओं का नाम बता दीजिए, कोई 5 नाम आप पूछ लीजिएगा और इमामगंज की चौहद्दी पूछ लीजिएगा तो जरा बता दे, तो फिर हम समझें कि वो मुकाबले में। चौहद्दी बताने की बात कर रहे हैं, पर आपके प्रत्याशी को लेकर भी कर रहे हैं कि भले मांझी जी बुजुर्ग हैं, उनको तजुर्बा है, पर दीपा मांझी तो नहीं है। नहीं, तजुर्बा वो जो सिंगापुर से लैंड होके आई थी तो उनका तजुर्बा सारन ने बताया। दीपा मांझी के बारे में उनको ककहरा का भी ज्ञान नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि पिताजी जब मुख्यमंत्री थे और माताजी तब बच्चा सब MBBS टॉपर हो रहा था, और जैसे ही पिताजी माताजी कुर्सी से हटी तो कोई 9वां पास 10वां पास नहीं कर रहा है। ऐसी दीपा मांझी जी नहीं। दीपा मांझी जी के बारे में आप लोग भी क्षेत्र में हैं। दीपा मांझी जी जब तेजस्वी प्रसाद यादव हाफ पैंट पहन के घूमते होंगे तब दीपा मांझी जिला परिषद की मेंबर थी, मालूम है ना। वो 2006 से 2011 तक जिला परिषद की मेंबर रही। वो जिला परिषद के उपाध्यक्ष का चुनाव 2 वोटों से हारी। और जब तेजस्वी प्रसाद यादव जी हाफ पैंट भी नहीं पहनते होंगे तब दीपा मांझी जी किसी NGO के थ्रू एज ए वॉलेंटियर काम कर रही थी और इस सुदूर देहात के इलाके में, पहाड़ी इलाके में वो घूम घूम कर शिक्षा का प्रसार कर रही थी। और दीपा मांझी जी कोई 9वीं पास नहीं है। दीपा मांझी जी समाज शास्त्र से MA पास महिला हैं। तो दीपा मांझी जी के बारे में ठीक है, उनको उनके अंदर दलितों के प्रति जो उनका मतलब उनके अंदर जो मनसा रहती है और जो उनका मॉड्यूल है वो है कि दलित मतलब जो पत्थर तोड़ेगा, जो कहीं मजदूरी करेगा, जो कहीं कपड़ा धोएगा, जो उनके यहाँ दरवानी करेगा, वही दलित नेता विधायक बनेगा, मंत्री बनेगा। और वो ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं। किसी दलित को लगातार विधायक नहीं बनने देना, किसी दलित को लगातार सांसद नहीं बनने देना, किसी का टिकट काट के कभी उसको नेता नहीं बनने देना। तो दीपा मांझी उस बात की प्रतीक हैं कि दलित नेतृत्व में भी पढ़ी लिखी महिलाएं हैं और उनको आगे लाया है मांझी जी ने। दूसरी बात, सबसे ज्यादा उनको जो अखर रहा होगा, लालू प्रसाद यादव जी के घर में बहुओं की कोई सम्मान नहीं है, ये तो सबको पता है। अपनी बहू को घर में नहीं रख सके और मांझी जी ने समाज को ये कम से कम बताया है कि आप अगर चाहें तो अपनी बहू को भी अपने विरासत को सौंप सकते हैं। तो ये भी एक सामाजिक परिदृश्य में आप देखेंगे तो बड़ी बात है। बहू को विरासत अगर कोई सौंप रहा है उसका स्वागत होना चाहिए। नहीं तो बहुओं के साथ लोग क्या क्या कर रहे हो तो पता है, घर में जगह नहीं दे रहे हैं तो और कई खैर किसी के पारिवारिक मामले में वो बात अलग है। पर जिस तरीके से जीतन राम मांझी अपने क्षेत्र के लिए काम कर रहे थे, विकास कर रहे थे, दीपा मांझी भी उसी रास्ते पर चलेंगे 2 कदम आगे। क्योंकि जीतन राम मांझी जी अकेले कर रहे थे। अब दीपा मांझी जी करेंगे, उनके पीछे जीतन राम मांझी जी का भी बरदस्त होगा, उनके साथ संतोष सुमन जी का भी साथ होगा। तो उस हिसाब से हम देखें तो शायद और यंग भी हैं, एनर्जेटिक भी हैं, महिला भी हैं, तो संवेदना भी ज़्यादा रहेगी, महिलाओं को उनसे मिलने की आज़ादी भी रहेगी। जो लोग हो सकता है बुजुर्ग के नाते या फिर सामाजिक जो व्यवस्था है उसमें महिलाएं कहीं ना कहीं नेताओं से मिलने में हिचकती हैं। तो हम तो समझते हैं कि अगर दीपा मांझी जी विधायक रहेंगी, वो क्षेत्र में घूमेंगी, तो महिलाएं जो अपनी बात नहीं कह पाती हैं वो शायद उनके पास आकर के अपनत्व की भावना से और मिलजुल करके वो सारी बातें कर पाएंगी। तो मुझे जो लगता है, ये हम कहीं जीतन राम मांझी जी का किया हुआ हम कोई रेखा को कम और ज़्यादा बताने की हमारी बात नहीं है, लेकिन हम जो समझते हैं कि एनर्जेटिक महिला और उनका आशीर्वाद होने का फायदा क्षेत्र को जरूर मिलेगा, विकास के कार्य उनसे और ज़्यादा कर पाएंगे। चलिए, क्या कुछ कहते हैं हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण। आपने तमाम बयानों को सुनाया और देखिए किस तरीके से विरोधियों पर तंज कस रहे थे, वो भी हमने आपको सुनवाया है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।